अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी भाई। आज एक और तगड़े फ़ोन को रिव्यू करने वाला हूं और इस बार डिवाइस जो है वो है वन प्लस एज 5। ये 13R करके भी पाकिस्तानी मार्केट में चलता है। ऑफिशियली पीटीए अप्रूव हो जाता है ये फ़ोन। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का हार्डवेयर भी है इसके अंदर, 120 fps की गेमिंग भी करवाता है। कैमरा सेटअप भी डिसेंट है, आगे उसके आपको डिटेल्स भी दिखाता हूँ उसकी। और प्राइस डिटेल इसकी क्या है, पीटीए टैक्स कितना है, नॉन पीटीए में किस तरह आता है, सारी डिटेल्स होंगी, बैंकिंग ऐप्स। अब ये दो वेरिएंट्स हैं मेरे पास, एक तो चाइनीज़ रोम वाला है और दूसरा है 13R की जो मतलब ग्लोबल रोम के अंदर कन्वर्टेड आता है ना। दोनों के प्लस माइनस क्या है और कौन से वाला आपको लेना चाहिए अगर लेना है, तो इस वीडियो में सब बताने वाला हूँ। देखें जो प्राइस डिटेल है ना वन प्लस एज 5 की, वन प्लस एज 5 13R दोनों इसी के नाम है। मार्केट में किटें भी चल रही हैं, लाइक पेपर किट जिसको कहते हैं मार्केट के टर्म में। विदाउट डब्बे के फ़ोन होता है और अनयूज्ड कंडीशन में, फ्रेश कंडीशन जिसको कहते हैं, इसको पेपर किट कहते हैं मार्केट के टर्म में। डब्बे के साथ भी मिलता है लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी सी आप है, उसमें ओरिजिनलिटी थोड़ी सी ना डब्बे की कम हो जाती है। चार्जर भी कॉपी वाला बीच में रख के ना कस्टमर को चिपका देते हैं, 8-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं उस पर। तो बहरहाल मैंने प्राइस डिटेल स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है और ये मेरे पास 12/256 GB वाला वेरिएंट है। अगर इसकी ओवरऑल प्रोफाइल को देखें ना तो डिज़ाइन जाना पहचाना है थोड़ा सा। हमने इसको देखा है पहले कैमन 30 के अंदर, लेकिन खैर इसकी एक अपनी विजिबिलिटी है डिज़ाइन की। मेटल फ्रेम है, बैक ग्लास है, हैंड फील इसकी काफ़ी सॉलिड है, एक प्रीमियम वाली है। और उसके अलावा ऊपर वाली साइड पे आयर ब्लास्टर है, नीचे वाली साइड पे सिम ट्रे है इसकी, और 2 फिजिकल सिम लगती हैं, ई सिम नहीं है। और वन प्लस फ़ोन्स में जो इनका एक फेमस सिग्नेचर फीचर है अलर्ट स्लाइडर, वो भी इस फ़ोन में अवेलेबल है लेफ्ट साइड पे। उसके अलावा 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला ये एमोलेड पैनल है और इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन है वो क्रिस्टल शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन आपको मिलती है। डिस्प्ले के जो बेजल्स हैं वो बड़े पतले हैं और फ्रेम और डिस्प्ले के दरमियान जो एक ब्रैकेट होती है ना वो भी नहीं है, जिससे डिस्प्ले एक और प्रीमियम वाली फील देता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसकी थोड़ी पोजीशनिंग हल्की सी नीचे की हुई है लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी उसकी बिल्कुल ऑन पॉइंट है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है जो आप परमानेंट ऑल डे यूज़ कर सकते हो। और जो हैप्टिक फीडबैक है इसके ऊपर मैसेज वगैरह टाइप करने का, जो इसकी वाइब्रेशन मोटर है वो प्रीमियम वाली है, ठक ठक वाली। सबसे जो मेन चीज़ है ना वो है मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस। 6.78 इंचज़ का है, एमोलेड है, 120 हर्ट्ज पे है, मीडिया कंज्यूम करते हो। अब मेरे पास दोनों फ़ोन्स हैं, एक चाइनीज़ रोम के साथ है और एक यहाँ पे है 13R की जो ग्लोबल रोम है ना उसके साथ। बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है ना वो आ रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अब जो चाइनीज़ रोम वाला फ़ोन है उसके अंदर नेटफ्लिक्स की जो HDR कैपेबिलिटीज़ हैं वो नहीं है, लेकिन जो 13R पे ग्लोबल रोम है इसके अंदर आपको HDR 10+ का भी सपोर्ट मिलता है, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल कंटेंट देखते हुए आपको जो क्वालिटी है ना वो ये 13R वाली ग्लोबल रोम में ज़्यादा बेटर फील होती है। तो ये मैंने अपने दोनों फ़ोन्स को साइड बाय साइड रख के एक्सपीरियंस करके फिर आपको बता रहा हूँ। स्पीकर क्वालिटी इसकी काफ़ी बेटर है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, साउंड क्वालिटी, साउंड की जो रिचनेस है वो काफ़ी बेटर है। और इवन इसका जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी ब्राइटर है। आउटडोर में आप हार्श लाइट में भी यूज़ करते हो तो विजिबिलिटी इसकी बेहतरीन रहती है। अब देखें जो सबसे सॉलिड पॉइंट है ना इस फ़ोन का वन प्लस एज 5 का, वो परफॉर्मेंस है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का हार्डवेयर है और यही वजह है जो बायर है वो अट्रैक्ट हो जाता है डिवाइस की तरफ। अब इसमें जो रैम स्टोरेज वेरिएंट है मेरे पास जो है 12/256 है। रैम भी अच्छी है मल्टीटास्किंग के लिए और बैकग्राउंड के अंदर ऐप्स को अच्छा मैनेज करती है। LPDDR5X रैम है, स्टोरेज 4.0 है UFS वाली, स्पीड्स भी अच्छी हैं, 256 GB। एक्सपैंड आप इसको नहीं कर सकते। गेमिंग मैंने करके देखी है और मैंने दोनों वेरिएंट्स के ऊपर गेम किया कि एक्सपीरियंस किया जाए कि चाइनीज़ वेरिएंट के अंदर चाइनीज़ रोम के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर है या फिर ग्लोबल वाली के साथ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक्सपेक्ट मैंने ये किया था कि चाइनीज़ वाला थोड़ा सा बेहतर देगा, और क्योंकि वो ओरिजिनल रोम है इसकी, जो कन्वर्टेड रोम है मे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन काम उल्टा हो गया यहाँ पे, जज्बात थोड़े से बदल गए और मेरा एक्सपीरियंस जो ग्लोबल रोम है ना उसके साथ बेटर है। पबजी की जो ग्राफिक्स हैं वो सेम ही सपोर्ट करता है, स्मूथ के साथ 120 fps है, बैलेंस HD HDR ये जो अगली 3 ऑप्शन है ये 90 fps पर सपोर्ट करता है, और उसके अलावा जो अल्ट्रा HD है वो 60 fps पे सपोर्ट करता है। और गेम मैंने खेल के देखी है, दोनों वेरिएंट्स पे मैंने ट्राई किया और बड़ी ब्रीकी से मैंने चीज़ें नोटिस की हैं। चाइनीज़ वेरिएंट पे गेम खेलते हुए ना ओकेजनली अचानक से कोई जिटर आता है बहुत बड़ा सा, जब थोड़ा सा आप रश करके गेम खेल रहे हो ना, या थोड़ा सा एनिमीज़ आपकी सराउंडिंग में है, तो इस तरह की सिचुएशन में मैं देख रहा था कि यार कोई इंटरनेट का तो नहीं इशू। मैंने पिंग देखी, पिंग भी हो गया, फिर मैं समझ गया कि यार ये थोड़ा सा ना मतलब ऊपर नीचे वैसे ही फील करवा रहा है। फिर मैंने 13R जो ग्लोबल रोम पे कन्वर्टेड है उस पर गेमिंग करके देखी है, तो यहाँ पे सेम टाइम के ऊपर बैठे हुए मुझे बेटर एक्सपीरियंस फील हो रहा था 13R पे खेलते हुए गेमिंग।
तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी गेम खेल के देखी है दोनों के ऊपर। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो 13R के ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि जायरो भी हार्डवेयर वाला है, जो टच कनेक्टिविटी है वो फायर कनेक्टिविटी है बेहतरीन है, कोई किसी जगह पे मुझे इशू नोटिस नहीं हुआ। तो अच्छी गेमिंग आप इसके ऊपर खेल सकते हो, परफॉर्मेंस इस फ़ोन की तगड़ी है, और इवन जो डे टू डे टास्क हैं, कोई भी हैवी टास्क भी है, ईजिली परफॉर्म कर सकते हो। तो ये जो चाइनीज़ और ग्लोबल रोम का डिफरेंस है ना, सिर्फ गेमिंग के लिए मैंने बताया है, डे टू डे यूज़ में आप यूज़ करोगे वहाँ पे कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, फ्लॉलेस ही परफॉर्मेंस है दोनों की। और गेम खेलते हुए जो फ़ोन है ऑब्वियसली मेटल का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, और आगे आप हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं तो वार्म तो इसने होना है, डिपेंड करता है कितनी इंटेंस आप गेमिंग कर रहे हो। तो मैं जब ये विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग खेल रहा था वो राउंड अबाउट कोई 40 के आसपास टेम्परेचर इसका फील हो रहा था मुझे, क्योंकि होल्ड करके एक्सपीरियंस हो जाता है फ़ोन को। लेकिन जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ खेलना शुरू किया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मैंने क्लासिक मैच भी बहुत खेले हैं और मैंने TDM भी बहुत खेले हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ खेलते हुए जितना मुझे खेलना आता है ना, तो फ़ोन कोई राउंड अबाउट कोई 42 43 मतलब थोड़ा सा ना हीटअप हो रहा था। तो आगे गर्मियों में इस फ़ोन के साथ अगर आपने कोई तगड़ी वाली गेमिंग करनी है ना, तो आपको कूलर यूज़ करना पड़ेगा ताकि इसकी परफॉर्मेंस की स्टेबिलिटी बरकरार रहे। और परफॉर्मेंस को जो चीज़ बैक करती है वो है बैटरी। अब इस फ़ोन के अंदर 6415 mAh की बैटरी है, सिलिकॉन कार्बन की बैटरी है, क्योंकि ये कम साइज़ के अंदर ज़्यादा mAh फिट हो जाती हैं, तो आगे आपको यही चीज़ें देखने को मिलनी है। और 80 वाट की इसके अंदर चार्जिंग भी है। मेरे पास ओरिजिनल चार्जर नहीं था, लेकिन मैंने अपना रियलमी वाला यूज़ करके देखा है, तो एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मैं कोट करवा पाऊँगा, लेकिन अच्छी चार्जिंग कर देता है ये। बैटरी को गालबन 1 घंटा सवा घंटे के अंदर ना ये मतलब कर देगा। वैसे तो ब्रांड के क्लेम हो रही हैं 35-40 मिनट के अंदर वो कहते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल चार्जर पर डिपेंड करता है। तो बैटरी टाइमिंग ओवरऑल खेलते हुए अच्छी है। जितनी मैंने गेमिंग की है उसके हिसाब से अपना एनालिसिस दूँ तो 4-4.5 घंटे का कंटिन्यूस गेम के ऊपर बैकअप ये फ़ोन आराम से प्रोवाइड कर देता है। और अगर मॉडरेट यूज़ है, कैजुअल टाइप की गेमिंग है, तो 1.5 दिन तक इसका बैकअप आराम से चला जाएगा। मतलब जिस तरह थोड़ा सा मॉडरेट यूज़ होता है ना, उसके अंदर बैटरी बैकअप का इशू नहीं है, और चार्जिंग भी ठीक है, वहाँ पे भी इश्यूज़ नहीं है। देखें, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जो यूज़र पूछ रहा होता है जब वो किसी इंपोर्टेड फ़ोन को बाई करने जा रहा होता है, क्योंकि मार्केट में ग्लोबल, चाइनीज़, रोम, ये मिक्स चीज़ें मिल रही हैं। और वो 3 क्वेश्चन है, क्या इस फ़ोन के अंदर बैंकिंग ऐप्स चलती हैं? तो इसका आंसर है यस, इस फ़ोन के अंदर बैंकिंग ऐप्स चलती हैं। अब इससे पहले मैंने Redmi Turbo 4 Pro रिव्यू किया था, उसके अंदर बैंकिंग ऐप्स वर्क नहीं कर रही थी, वो बायोमेट्रिक पे जाके स्टक हो जाता था। अब उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं था, वो चाइनीज़ रोम के ऊपर था, ज़ाहिर है उसकी रोम कन्वर्ट होनी है, फिर ही कोई इसका सोल्यूशन है। तो ये जो है बहरहाल इसके मैंने दोनों वेरिएंट्स पे ट्राई किया, चाइनीज़ रोम पे भी ट्राई किया और मैंने ग्लोबल वाली पे भी ट्राई किया। दोनों के अंदर बैंकिंग ऐप्स बेहतरीन चल रही हैं, कोई भी इश्यूज़ मुझे बैंकिंग ऐप चलाते हुए नोटिस नहीं हुआ। बायोमेट्रिक वाला स्टेप ईजिली कंप्लीट कर लेती हैं ये। और उसके अलावा क्या ग्रीन लाइन इस फ़ोन के अंदर आ रही है? जो इसका आंसर है ना वो ये है कि अभी तक मैंने जितना एक्सपीरियंस किया या जितना मैंने नोटिस किया ना, इस मॉडल को लेके कोई ग्रीन लाइन का इशू मैंने रिपोर्ट होता हुआ नहीं देखा। अब इससे पहले OnePlus 8 सीरीज़, 9 सीरीज़, कुछ 10 सीरीज़ के अंदर भी आई हैं, लेकिन ये वाली जो सीरीज़ हैं, अपर जो सीरीज़ हैं, इनके अंदर मैंने ग्रीन लाइन कोई इशू नहीं देखा। और आगे फ्यूचर में कोई खुदा न खास्ता इशू बन जाए वो फिर अल्लाह को ही पता है, जो भी है। अभी मैं मौजूदा जो मेरे एनालिसिस हैं, जो मेरी रिसर्च है, उसके मुताबिक अभी तक ग्रीन लाइन इशू इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है नोटिफिकेशन डिलेज को लेके पूछ रहे थे कि यार नोटिफिकेशन का तो इशू नहीं है बंद स्क्रीन के ऊपर। तो मेरा व्हाट्सएप वगैरह चल रहा है, मैसेज आता है, उसकी बेल भी खड़क जाती है और मतलब पता चल जाता है नोटिफिकेशंस, और बाकी के जो नोटिफिकेशंस हैं कोई इशू नहीं है नोटिफिकेशन का भी। अब देखें सॉफ्टवेयर वाली साइड पे आते हैं, यहाँ पे कुछ ज़रूरी पॉइंट है मेरे चाइनीज़ वर्सेस ग्लोबल रोम को लेके। अब ये जो ओरिजिनल वाला है ना, जो वेरिएंट है OnePlus Ace 5, इसकी जो ओरिजिनल रोम है वो है कलर OS के साथ आती है, और चाइनीज़ रोम है जिसके अंदर गूगल जो प्ले सर्विसेज हैं वैसे चल जाती हैं। ऐसा नहीं है कोई मैनुअली कोई पापड़ बेलने पड़े हैं आपको तो आप इंस्टॉल करें, नहीं। सेटिंग में जाके गूगल प्ले जो सर्विसेज है उसको इनेबल करें, APK प्योर से जाके वहाँ से आप गूगल प्ले स्टोर को डाउनलोड करके ईजिली गूगल सर्विसेज जो है ना वो चल जाती हैं इसके ऊपर। ID लगाएं, गूगल की कोई भी ऐप है वो भी आप चला सकते हो, मैप, नेविगेशन वगैरह हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग चलती है। बैंकिंग ऐप शैप भी चलती है, वहाँ पे भी इश्यूज़ नहीं है। अब ये जो दूसरा है मेरे पास, ये भी Ace 5 है, लेकिन ये ग्लोबल वाला जो 13R आया था ना, ये उसकी रोम के ऊपर कन्वर्टेड है। अब इसके अंदर चाइनीज़ रोम के कंपैरेटिवली थोड़ा ब्लोटवेयर भी कम मिलता है, और बाकी जो है 19-20 तो हैं, लेकिन ग्लोबल वाला जो ब्लोटवेयर होता है ना वो है। वैसे तो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का ही डिफरेंस है। लेकिन अपडेट्स को लेके यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि जो कन्वर्टेड है 13R वाला, इसके ऊपर ऑटो अपडेट्स नहीं आएंगी। वैसे इस फ़ोन के साथ 4 जो मेजर अपडेट हैं वो प्रॉमिस है, और 6 साल की जो सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट है ना वो प्रॉमिस है। अब ये जो 13R वाला है, इसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो आपको मैनुअल ही जाके करवाना पड़ेगा,
और ये जो चाइनीज़ वाला वेरिएंट है इसके अंदर ऑटो अपडेट आ जाती है, और मेरे इस फ़ोन के अंदर ऑटो अपडेट आई भी हुई है जो मैंने खुद इंस्टॉल किया है इस फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 16 की। अब ये जो है ना कहने का मतलब है इसकी फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में एंड्रॉयड 15 के साथ चल रहा था, 16 वाली रोम आ गई थी, तो मैंने जहाँ से मंगवाया मैंने उसको कहा भाई 16 वाली जो लेटेस्ट रोम है ना वो करके भेजियो, तो उसने भेज दी। अब आगे जब 17 वाली रोम आएगी फिर मुझे मैनुअली उसके साथ पास जाके करवाना पड़ेगा, 500 हज़ार 1500 रुपया वो चार्ज करते हैं। मार्केट में डिपेंड करता है आपको कौन सी मार्केट में हो, कराची लाहौर में तो ये काम ईजिली आपका हो जाएगा, लेकिन अगर किसी साइड सिटी की मार्केट में वहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, आपको मतलब लाहौर से मेन सिटी से करवाना पड़ेगा, या फिर आप थोड़े एक्सपर्ट हो, थोड़ा टेक को जानते हो तो ये डेटा केबल लगा के ऑनलाइन भी आप जो है ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन भी हो जाता है। ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए हाउ नाउ होना ज़रूरी है। अगर चाइनीज़ रोम है तो अपडेट खुद ही आ जाएगी इसके ऊपर, और अगर ये वाला दूसरा है कन्वर्टेड वाला तो इसमें आपको मैनुअल जो अगला वेरिएंट आएगा वो करवाना पड़ेगा। बाकी सॉफ्टवेयर की स्टेबिलिटी ठीक है, वहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं है, गूगल सर्विसेज दोनों पे चलती हैं, बैंकिंग ऐप्स दोनों पे वर्किंग है। बाकी जो कॉल क्वालिटी है दोनों के अंदर सिम लगा के चेक की है, दोनों की इक्वली गुड है, वहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं है। नेटवर्क एक्सेप्शन भी ठीक है, चाइनीज़ रोम के साथ भी दूसरी रोम के साथ भी 4G प्लस का भी सपोर्ट है, डेटा कनेक्टिंग स्पीड्स भी अच्छी आती हैं। बट एक चीज़ है, वो जो चुपके वाली कॉल रिकॉर्डिंग है ना वो मिलती है आपको चाइनीज़ रोम वाले में, क्योंकि यहाँ पे वन प्लस का डायलर है, इसमें आप चुपके वाली रिकॉर्डिंग कर सकते हो कॉल पे, लेकिन ये जो ग्लोबल वाला है इसमें गूगल डायलर है, तो सिरे से ही कोई कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं है। और बाकी NFC का जो सपोर्ट है वो भी अवेलेबल है, जो टैप टू पे वाली पेमेंट्स हैं वो भी आप कर सकते हो इसके ऊपर। VoLTE की जो सपोर्ट है वोल्टी की वो भी मिल जाती है, वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट है, दोनों वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल है, चाइनीज़ एंड ग्लोबल। बाकी जो फ़ोन के कैमराज हैं बैक साइड पे ये एक बड़ा सा गोला नज़र आ रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे 3 के गोले हैं, एक 50 मेगापिक्सल वाला, दूसरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, क्योंकि टेलीफोटो नहीं है इसके अंदर, वो 13R वाले ग्लोबल में था, और दूसरा 2 मेगापिक्सल का रेलू कट्टे टाइप का वो मैक्रो सेंसर है। मैंने डे टाइम के ऊपर फोटोज इसकी कैप्चर की हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है तो कैमरा जिसके एवरेज ही कैटेगरी के होने, बट ये एवरेज से बेटर है, डिसेंट की कैटेगरी में। तो डे टाइम के ऊपर काफ़ी डिसेंट से क्लिक करवाता है ये, और उसके अलावा जो पोर्ट्रेट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे कैप्चर करता है, जो एज डिटेक्शन है वो भी बेहतरीन रहती है, जो लाइट कंट्रोल है, जो इसका HDR है वो अच्छा काम करता है। मतलब डिसेंट टाइप की आप जो फोटोग्राफी है वो भी कर सकते हो इसके बैक कैमरा से, और जो वीडियोग्राफी है 4K 60 fps तक जाता है ये बैक साइड से, और OIS का सपोर्ट है, स्टेबिलिटी आपको नज़र आती है, मतलब यूजेबल वीडियोस भी आप इसके बैक कैमरा से बना सकते हो, और जो ब्लर वाली वीडियो है वो भी बन जाती है भाई इसके बैक कैमरा से, और अच्छी वाली ब्लर वीडियो बना लेता है ये 1080p रेजोल्यूशन के अंदर। तो ये यहाँ पे सिनेरियो है इसके कैमरास का, डिसेंट वाली कैटेगरी के अंदर इसके कैमरास को मैं रखूँगा। फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और अगेन इसके कुछ सैम्पल्स आपको दिखा देता हूँ रैंडमली। हाँ, डिसेंट मैं कह सकता हूँ इसके सैम्पल्स को भी, पोर्ट्रेट्स में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, फ़ोटोज़ भी अच्छी कैप्चर करते हैं, स्किन टोन्स भी मतलब ठीक हैं, और दूसरा ये है कि जो वीडियोग्राफी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि फ्रंट पे 4K सपोर्ट नहीं है, 1080p 30 fps का सपोर्ट है। आगे किसी अपडेट से आ जाए उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट हाँ कैमराज इसके मैं डिसेंट कह सकता हूँ, लेकिन जो एक होता है ना एक टॉप नॉच कैमरा फ़ोन, उस कैटेगरी से इसको मैं नीचे रखूँगा, क्योंकि ये बेसिकली एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है। अगर कंक्लूजन देखें ना तो ओवरऑल इस फ़ोन को यूज़ करते हुए चाहे चाइनीज़ रोम हो चाहे ग्लोबल रोम हो, तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, कोई ऐसा मेजर डाउन साइड मुझे लगा नहीं है इस फ़ोन को यूज़ करते हुए। हाँ, बट ये है कि अगर मैं चाइनीज़ रोम के साथ जाता हूँ तो प्ले सर्विसेज गूगल की चल जाएंगी, बैंकिंग ऐप्स भी चल जाएंगी, वहाँ पे इश्यूज़ नहीं है। चाइनीज़ ब्लॉटवेयर है वो हटाना पड़ेगा, मतलब गुजारा उससे भी चल सकता है, परफॉर्मेंस उसके अंदर भी ठीक है, लेकिन गेमिंग वाली परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी ग्लोबल वेरिएंट की बेटर लगी है। और ग्लोबल वेरिएंट में ये है कि इसको ऑटो अपडेट नहीं आनी, इसका जब अगला वर्जन आएगा रोम का तो वो मुझे मैनुअली जाके इसको अपडेट करवाना पड़ना है, या फिर मैं खुद इसको लैपटॉप से पंगे शंगे दे के कर लूँगा, इतना तो मुझे भी आता थोड़ा सा करना है ना। तो ये ग्लोबल रोम का डिसएडवांटेज है कि इसमें ऑटो अपडेट नहीं आनी, इसमें ऑटो अपडेट्स आ जाएंगी, और बाकी आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्ट्स अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये इंपोर्टेड फ़ोन है, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में पिछले 1 साल से ये लाइक अ हॉट केक सेल हो रहा है, तो इंपोर्टर्स ने कुछ पार्ट्स भी इसके मंगाए होंगे, मतलब मेन जो सिटीज़ हैं वहाँ से इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी आपको मिल सकती है। और जो नॉर्मल सिटीज़ हैं जो मेन सिटी से मतलब दूसरी सिटीज़ होती हैं जहाँ पे बड़ी मार्केट्स नहीं है, तो वहाँ पे तो इशू हो सकता है। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का ये सिनेरियो है, हर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। ओवरऑल अगर 85 से 90,000 की रेंज के अंदर नॉन PTA आपको मिल जाता है, और 30,500 आप टैक्स देते हो उसका, तो एक 15 एक 16 के आसपास आपको कॉस्ट करेगा। ऑफिशियल PTA अप्रूव ऑप्शन तगड़ी बन जाती है,
चाहे आपको मीडिया कंज्यूम करना है, चाहे आपको गेमिंग करनी है, चाहे आपको डिसेंट कैमरा चाहिए, बैंकिंग ऐप्स भी चलेंगी, तो ओवरऑल ये फ़ोन रिकमेंडेड है इस रेंज के अंदर। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।